कहां तक बता दिए थे आप लोग को? चक्रवात वगैरह बता दिए थे, प्रति चक्रवात भी बता दिए थे। चक्रवात में मौसम अच्छा होता है या खराब? अब प्रति चक्रवात में मौसम, प्रति चक्रवात में मौसम अच्छा हो जाता है, मौसम साफ या अच्छा मौसम हो जाता है। जल्दी बैठ जाओ बाबू। पीडीएफ कितने लोग को नहीं मिला? इधर 2 को कैसे छूट गया? सब हाथ उठाओ, इधर देख लेना जी। देखो बढ़ा दो, जिसके पास एक्स्ट्रा है बढ़ा दो उधर। आज आप लोग को आर्द्रता वाष्पन टॉपिक बताना है। चक्रवातों की दिशा किस नियम के अनुसार निकालते हैं? फेरल का नियम किस बल पर आधारित है? किस बल पर? कोरियोलिस बल। कौन सा बल? कोरियोलिस बल पर आधारित है। कोरियोलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के। किसी को दिक्कत नहीं है? अब हम लोग देखते हैं वाष्पन, ह्यूमिडिटी। वाष्पन को बोलते हैं इवापोरेशन, ह्यूमिडिटी को कहते हैं आर्द्रता, और उसके बाद देखेंगे कोहरा क्या होता है, कुहासा, बादलों के प्रकार, ओशांक, बर्फ कब जमता है, पाला कब पड़ता है। देखते होंगे अभी ठंडी के दिन में आएगा, पाला पड़ेगा तो सब सब्जी खराब हो जाएगा, है कि नहीं? पाला मार देता तो पूरा आलू वगैरह सब खराब हो जाता है। पानी भर देना चाहिए खेत में, खेत में पानी भर दीजिएगा। पाला मारने के से डर से आदमी क्या करता है, खेत में पानी भर देता है, तो पानी जल्दी जमता नहीं है। ऐसे छोड़ दीजिएगा ना, तुषार या पाला मार देगा, पूरा आलू खराब हो जाता है। खेती में किसान लोग क्या करता है, मुगल काल के विधि से खेती कर रहा है। क्या होगा? कुछ हो पाएगा? जैसे देखिए एजुकेशन बहुत सारा चेंज हो गया। हम इसी क्लासरूम में पहले चौक से पढ़ाते थे, इसी कैंपस में चौक से। आगे लड़का बैठना नहीं चाहता था, गर्दा गर्दा हो जाता था, चौक से पढ़े। फिर मार्कर से पढ़ाना चालू किया, मार्कर वगैरह, मार्कर के बाद पैनल से पढ़ाना चालू किया। कुछ दिन बाद में रोबोट रख लेंगे, ऐसे रोबोट वोबोट, अरे हम रहेंगे, सबका तो अलग दुनिया रहता। ये सब क्या सोच लिए थे? नहीं सर, रोबोट खड़ा कर देंगे, अपने चल जाएंगे, यही सोचिए सर ना। इधर रोबोटवा कैसे पढ़ाएगा? आई सबको पता है कि अगर हम प्रोग्राम फिट किए हैं रोबोट में तो इन लोग का एगो ना सुनने वाला है, सुनेगा और तो और खतरनाक रहेगा। जहां इधर करेगी जाए हम आगे बढ़े। देखिए वाष्पीकरण क्या चीज होता है, उससे पहले हम लोग को एयर मास पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़े? एयर। हवा के एक बहुत बड़े समूह को हम एयर मास कहते हैं। क्या कहते हैं? हवा के एक बहुत बड़े समूह को एयर मास कहते हैं। यह एयर मास बहुत लंबे दूरी पर होता है। पता चला एक आध जिला के ऊपर होता है, एक जिला के ऊपर होता है। हवा का एक बड़ा सा हिस्सा जो एक साथ उड़ता है और एक आध जिला के ऊपर कंटिन्यूअस से उड़ते हुए जाता है, उसे क्या कहते हैं? एयर मास। हवा आपस में हर जगह नहीं है, तो एयर मास कोई दूसरा हवा है उसका एक आध और बड़ा है, वो 2-3 जिला को लेकर इससे घूम रहा है उसके ऊपर से, तो वो उससे भी बड़ा एयर मास है। तो एयर मास यानी वायु राशि। वायु राशि, एयर मास को क्या कहते हैं? वायु राशि। तो वायु राशि क्या छोटे मोटे वायु को कहते हैं? बहुत बड़े वायु को क्या कहेंगे? वायु राशि। क्या कहेंगे? वायु राशि कहते हैं। वायु राशि इतना बड़ा होता है कि 2-3 जिला के ऊपर रहता है, 2-3 जिला के ऊपर चला जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब एक बात बताइए, अगर पटना जिला का जो टेम्परेचर है, क्या वही टेम्परेचर मुजफ्फरपुर जिले का होगा? जो टेम्परेचर कानपुर का होगा, क्या एग्जैक्ट वही टेम्परेचर लखनऊ का होगा? लखनऊ के ऊपर दूसरा एयर मास, कानपुर के आसपास में दूसरा एयर मास, उधर आगरा दिल्ली में अलग एयर मास होता है। तो हर एयर मास का टेम्परेचर अलग अलग। जब टेम्परेचर अलग अलग तो प्रेशर भी अलग अलग। इसको आप फील करेंगे जब आप हवाई जहाज की सफर करेंगे, तब आपको ना झटका महसूस होगा। एक तो हल्का हल्का, मतलब 30-40 सेकंड का एक झटका, इतना हल्का सा ऐसे महसूस होता है कि जहाज ऐसे ऐसे हिल रहा है। और जो डायना होता है ना, ये ऐसे ऐसे हिलने लगता है, टर्बुलेंस कहते हैं। नौसिखिया सबको बरसात के दिन में उड़ाइए, फिर ना उड़ेगा वो जहाज में। बरसात हो ना, खूब भयानक बादल छाया हो, तब उड़ाइए। एकदम
चाय वो छलक जाता है अंदर, वह ऐसे इतना भयानक हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि वो एक एयर मास को क्रॉस करके दूसरे एयर मास में जाएगा। तो इसका घनत्व तो कुछ और, इसका घनत्व कुछ और, इसका प्रेशर कुछ और, इसका प्रेशर कुछ और, यहाँ पर टेम्परेचर अलग, यहाँ टेम्परेचर अलग। तो जो चेंजिंग होता है ना, तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है वहाँ पर, उसी को कहेंगे टर्बुलेंस होता है। तो वो नीचे से उतना फील नहीं हो पाता, बट ऊपर में टर्बुलेंस। अभी कोई मौसम ही नहीं है टर्बुलेंस का। अभी कोई जहाज से जाएगा तो एकदम आराम से उतारेगा, एकदम बस नीचे उतरने के टाइम जब बादल से नीचे उतरेगा तब थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या हर एक एयर मास में टेम्परेचर सेम होता है? हर एक एयर मास का टेम्परेचर सेम नहीं होता। तो इसलिए अलग जिसका टेम्परेचर कम वो थोड़ा सा नीचे क्योंकि भारी हो जाएगा, और जिसका टेम्परेचर ज़्यादा वो हल्का होगा और थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो क्या एयर मास की हाइट सेम रहती है? भारी एयर मास नीचे, हल्का एयर मास। एयर मास का अगला भाग जो होता है, जो आगे बढ़ता है, उसे हम कहते हैं फ्रंट। क्या कहेंगे? फ्रंट। तो एयर मास का एक फ्रंट दूसरे फ्रंट से क्या होता है? टकराता है। क्या हो जाता है? टकरा जाएगा। तो भारी वाला चला जाएगा नीचे और हल्का वाला ऊपर। तो ये ऐसे टकरा के ऐसे उड़ जाता है। तो जब दो वायु राशियां भी टकरा जाती हैं तो भी चक्रवात की उत्पत्ति हो जाती है। तो क्या चक्रवात केवल जमीन पर उत्पन्न होगा? कभी कभी किसके कारण? वायु राशि एयर मास के वजह से। एयर मास का फ्रंट, जिसे हम लोग कहते हैं वायु का अगला भाग, वाताग्र। क्या कहते हैं? वाताग्र। यूपीएससी का पूछा क्वेश्चन है। वाताग्र चक्रवात के उत्पन्न होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 4-5 गो ऑप्शन था, उसमें था एक तो वाताग्र। तो वायु राशि के अगले भाग को क्या कहते हैं? वाताग्र। और दूसरे वायु राशि और दो अलग अलग वायु राशि आपस में टकराएंगी तो जिसका भारी होगा वो बैठेगा नीचे, जो हल्का होगा ये टकरा के क्या बना देंगे? बहुमंडल बना देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। ये बहुत खतरनाक होता है। ये कभी कभी क्रॉस विंड का रूप ले लेता है। तो ये वायुयान चलाने में बहुत बाधा उत्पन्न करते हैं ये सब। क्रॉस विंड एकदम, जैसे क्रॉस विंड क्या होता है? जैसे जहाज आ रहा है, इसे रनवे पे उतरना, इधर से कोई एक वायु राशि है, एक इधर से वायु राशि, इस सूरज सामने में टकरा गया सब, तो ऐसा थोड़े कि इधर से उतर जाएगा, ऐसे करके इधर से जिधर उतरना रहेगा उधर ही ना उतरेगा। तो उसको साइड से इतना ना ढकेल देते हैं सर ना कि रास्ता में मिला रहा है कि हाँ इधर उड़ना है, इधर इधर उतरना है, ढकेल कैसे कर दिया, फिर रुकेगा, रे रे बकलवा कहीं घर उतरने दे रहे हैं। क्रॉस विंड कहते हैं। कभी कभी इतना हाई हो जाता है कि जहाज को दूसरे एयरपोर्ट पे भेज दिया जाता है, जो यहाँ आएगा तो चलिए जाएगा तुम यहाँ पे, तो उड़ा के दूसरे ओर लेके चल जाता है। तो बहुत खतरनाक होते हैं। कौन? वाताग्र। वाताग्र को अंग्रेजी में फ्रंट। क्या कहेंगे? फ्रंट। फ्रंट। अगर कहीं पे भी वाताग्र दिख रहा है तो वो वायु राशि का किनारा वाला भाग है। वाताग्र वायु राशियों की गति के दिशा में होता है। अगर वायु राशि इधर जा रही है तो इसका किनारा तो चारों ओर है, लेकिन जिधर वो टकराने वाला है उसी भाग को क्या कहेंगे? फ्रंट। फ्रंट या वाताग्र। फ्रंट या वाताग्र चक्रवातों के सूचक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। अगर आप कहीं पे भी वाताग्र देख लेंगे, वो मौसम विभाग के रडार पर दिखता है। ऐसे हवा में ऐसे नहीं दिखेगा। तो वाताग्र समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वायु राशि किसे कहते हैं? वायु के एक बहुत बड़े भाग को हम क्या कहते हैं? वायु राशि। एक बहुत बड़े भाग को क्या कहेंगे? वायु राशि कहेंगे। कोई दिक्कत है किसी को? वायु राशि समझ में आ गया? वाताग्र समझ में आ गया? अब समझते हैं हम लोग वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्प। जमीन पे जो पानी है, चाहे तालाब में है या फिर आपका समुद्र में, इवन आप जो कपड़ा फैलाते हैं, तो आप देखें अरगनी पे कपड़ा फैला देते, कपड़ा सूख जाता है। पनिया कहाँ गया? हवा में। समझ में आ गया कि नहीं? हम ये जो सांस छोड़ते हैं तो इसमें से वाष्प निकलता है, ठंडी के दिन में वो दिखने लगता है। कहाँ गया? हवा में। हवा में गया कि नहीं? तो वायु में उपस्थित जल की वह मात्रा जो भाप बन के उड़ गई है उसे हम वाष्प या वेपर कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर वेपर। वाष्प क्या? वाटर वेपर। वाष्प या क्या कहते हैं? वाटर वेपर। इस वाष्प या वाटर वेपर से हवा में नमी बनेगी कि नहीं बनेगी? हवा में नमी बन जाती है। तो वाष्प को वाष्प से क्या बन जाता है? नमी। वाष्प से क्या बन जाता है? नमी। नमी को कहते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी। नमी को क्या कहा जाता है? ह्यूमिडिटी कहा जाता है। नमी को क्या कहा जाएगा?
ह्यूमिडिटी का आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हवा में नमी रहती है कि नहीं? हवा में नमी रहती। अगर हवा में नमी नहीं रहेगी तो हवा कैसी हो जाएगी? सूखा, एकदम एकदम सूखा हवा, एकदम ड्राई एकदम हवा हो जाएगा। तो हवा में नमी 5% एनी टाइम रहती है। कम से कम कितना रहती है? यानी टोटल हवा में 5% क्या मिला है? नमी मिला हुआ है। लेकिन जब हम एसी चला देते हैं ना, एसी, तो एसी में बाहरवा एगो आउटडोर यूनिट होता है। क्या होता है? आउटडोर। वो हवा को खींचता है और पूरा हवा को खींच के अंदर क्या करता है? लाता है। उसमें से ज़्यादा नमी को क्या करता है? हवा में अंदर ढकेल देता है। जब हम एसी चला लेते हैं तो नमी हो जाता है 60%। कितना परसेंट? आप बताइए कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है? 60% वाला। तो नमी का होना बहुत जरूरी है। ऐसे सूखे मौसम में नमी कितना रहेगा? अभी के समय में जिस क्लासरूम में आप लोग बैठे हैं इसमें 5 नहीं है, लगभग आपका ये 20-25 के आसपास की नमी है। इसमें 20-25% इसकी क्या है? ह्यूमिडिटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन एसी चला देंगे तो 60%। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आराम से बैठेंगे। एसी में ना ऊपर का जो हिस्सा होता है वो अंदर की फालतू नमी को खींच लेता है। जो गर्म हवा है उसे क्या करता है? खींच लेता है और बाहर निकाल देता है। तो आप देखेंगे एसी में एक तो टपकते रहता है पानी, अंदर की गर्म हवाओं को क्या करता है? खींच लेता है। अब आपको बताएं कि हवा कितना भी गर्म हो जाएगा, कम से कम कितना नमी रहेगा? 5। तो एसी गर्म हवा को क्या करता है? खींच लेता है और बाहर जब ढकेलता है तो वही उसमें से 5% वाला पानी टपकते रहता है और अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है। तो बताइए ह्यूमिडिटी हमारे लिए अच्छी है या नहीं? अच्छा, एक सर्टेन लेवल पर ह्यूमिडिटी का रहना सही बात है। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाएगा तो भी गड़बड़ हो जाएगा। बरसात में सोच रहा ह्यूमिडिटी 80% हो जाता है, दीवार पे से सीढ़न आने लगता है। देखते हैं हर जगह नमी हो जाएगा। दीवार, पुराना घर है तो दीवार में अजीब टाइप का हो जाएगा, सीढ़न आने लगेगा। दीवार में से हर चीज़ में पसीज जाता है, उसमें कहते हैं ना पसीज गया है। तो ह्यूमिडिटी क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो ह्यूमिडिटी हमारे लिए अच्छा होता है क्लाइमेट, इस सब के लिए। कम से कम कितनी ह्यूमिडिटी होती है? धुंधला दिख रहा है क्या? कैमरा साफ है जी, जैसा रहेंगे वैसे ही ना रहेगा। गड़बड़ दिख रहा है जी। हाँ, लाइट थोड़ा सा डिफ्लेक्ट है तो एक और लाइट लगा देंगे यहाँ। हाँ, थोड़ा सा चेंज है, क्लासरूम में चेंज है तो ना। अब समझ में आया इसको, अब कहीं कि सर कुछ चेंज लग रहा है आज। अब इसको समझ में आया गया है, वहां की अकॉर्डिंग कुछ चेंज लग रहा है। 2 घंटा क्लास करने के बाद इसको समझ में आया है। 2G स्पीड नेटवर्क पता है? चलिए ध्यान से देखते हैं। कुछ सेटिंग करना पड़ेगा उसमें, उसका लेंस को ऐसे आदमी कर देगा। अभी यहाँ पे सेटिंग करने में दिक्कत आता है, एक बार सेट हो जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगा। आप लोग को दिक्कत है? तुमको टकला मकान, ठीक है ना? ह्यूमिडिटी एनी टाइम कितना रहेगा? 5। अच्छा के लिए सब। अब बात समझिए, ह्यूमिडिटी क्या? कोई भी वायु के अंदर ये क्षमता होती है कि आप उसे भाप दीजिएगा ना, जलवाष्प, तो उसे सोख लेगा। उसे क्या करेगा? सोख लेगा। तो जलवाष्प को सोखने की क्षमता होती है। आप अभी सब्जी बनाइए, उसमें से क्या निकलेगा? वाष्प। कभी हवा को देखें कि वाष्प वापस कर दिया सब्जी को, कि नहीं लेंगे? उसमें से वाष्प निकलते रहता है। कुकर में से सीटी देता है, वाष्प कहाँ चला जाता है? हवा में। तो वायु में इतनी क्षमता होती है कि वो वाष्प को क्या करता है? लेते। तो वाष्प को ग्रहण करने की क्षमता को हम कहते हैं आर्द्रता सामर्थ्य। क्या कहेंगे? आर्द्रता सामर्थ्य। आर्द्रता सामर्थ्य। जैसे आपके रोटी खाने की क्षमता होती है, किसी के 4 रोटी है, किसी की 10, किसी का 12, हम सबका अलग अलग सामर्थ्य है। तो आर्द्रता को सोखने की क्षमता क्या कहलाता है? आर्द्रता सामर्थ्य। क्या कहलाएगा? आर्द्रता सामर्थ्य। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है? वायु में आर्द्रता खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? आर्द्रता सामर्थ्य। हर व्यक्ति खाना खाना चाहता है कि नहीं खाना चाहता? किसी को दिक्कत? हर व्यक्ति को अपनी अपनी क्षमता होती है। तो आर्द्रता, वायु के में भी आर्द्रता सोखने की अपनी क्षमता होती है। लेकिन जैसे आप ही का है 8 रोटी खाना है,
और कोई आपको 8 रोटी खिला दिया तो आपका सामर्थ्य कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? तो आप कहलाएंगे संतृप्त। क्या कहलाएंगे? संतृप्त। क्या कहलाएंगे? अंग्रेजी में उसे कहते हैं सैचुरेटेड। क्या कहेंगे? सैचुरेटेड। तो क्या हवा सैचुरेटेड होती है? नहीं, हवा सैचुरेटेड नहीं होती। उसमें कम से कम कितनी नमी? 5%। हमें अच्छा लगता है 60% के अलावे भी उसमें आर्द्रता सामर्थ्य बचा हुआ है। लेकिन अगर एक कमरा को चारों ओर से बंद कर दिया और उसमें पानी खौलाते रहिए, पानी क्या बनेगा? भाप। भाप बनते बनते एक ऐसा समय आएगा कि हवा अब कह देगा सरेंडर, अब हम इसकी आर्द्रता को झेल नहीं सकते। तो जब कभी भी किसी वायु के पास अधिकतम आर्द्रता की क्षमता कंप्लीट हो जाती है तो ऐसे वायु को हम क्या कहते हैं? संतृप्त वायु। क्या कहेंगे? संतृप्त वायु। किसी को दिक्कत नहीं ना? सारा चीज है वाष्पन का। छोटा सा भाप बना, भाप बना तो क्या कहलाएगा? वाष्प। भाप बनेगा तो वाष्प। वही वाष्प क्या कहलाता है? नमी। कम से कम कितना नमी? और अच्छा लगने के लिए इससे ज्यादा नमी दीजिएगा तो वाष्प दीजिएगा तो सोखेगा, सोखेगा। तब तक सोखेगा जब तक वो संतृप्त नहीं हो जाता। पृथ्वी पर जितना भी, पृथ्वी चारों ओर से क्या है? खुला हुआ है। कितना भी वाष्प दे दीजिए, कितना भी पृथ्वी पर वाष्प दे दीजिए, वो भाप बन के कहाँ चला जाएगा? ऊपर जाते जाएगा। और जब ऊपर जाके इकट्ठा हो जाएगा तो वही क्या बनेगा? बादल। क्या बन जाएगा? बादल। ऊपर से इकट्ठा हो गया तो क्या बनेगा? बादल। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो बादल किससे बनते हैं? भाप से। बादल किससे बनेंगे? भाप से। आर्द्रता, अधिकतम आर्द्रता की स्थिति को हम क्या कहते हैं? संतृप्त वायु। वह वायु जिसकी आर्द्रता अधिकतम है उसे हम क्या कहेंगे? संतृप्त वायु। क्या संतृप्त वायु और वायु और आर्द्रता सोख सकता है? नहीं सोख सकता। किसी को कोई दिक्कत नहीं। वाष्प बनने के बाद ऊपर जाके क्या बन जाते हैं? बादल। क्या बनेगा? बादल। तो ये प्रक्रिया चलते रहती है। पहले रहेगा क्या चीज? जल। जल को जब आप टेम्परेचर दीजिएगा, क्या दीजिएगा? तापमान दीजिएगा, तो क्या बनेगा? भाप। क्या बनेगा? भाप। यही भाप जो है इसी को आप क्या कह सकते हैं? वाष्प कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वाष्प। वाष्प कहेंगे। यही वाष्प क्या बना देगा? नमी। क्या बनाएगा? नमी। और ये नमी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या वायु क्या बनेगा? संतृप्त। क्या हो जाएगा? संतृप्त। क्या हो जाएगा? संतृप्त। वायु क्या हो गई? अब इसमें नमी आएगा? नहीं आएगा। अब नमी नहीं आएगा। अब उल्टा करते हैं। ये सारी क्रिया क्यों हुई थी? गर्म किए थे तो क्या किए थे? अगर हम इसे ठंडा करें तो, अगर ठंडा कर दे तब इसका पानी वापस आ जाएगा। अगर हम ठंडा करें तो क्या होगा? आप बताओ। बर्फ बन जाएगा। अचानक ही बर्फ बना दिया। प्रैक्टिकली नहीं सोचते हैं आप लोग। आप कुकर में या कढ़ाई में सब्जी वगैरह को बनाए तो जब आप टेम्परेचर देते हैं तो उसमें क्या बनता है? भाप। वह भाप ऊपर की ओर जाता है। 5 घंटा 6 घंटा बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो कुकर का ढक्कन खोलते हैं तो क्या गिरता है? पानी। क्या गिरता है? पानी हो जाता है। तो एकदम ठंडा कर देंगे तब क्या बनेगा? पानी। एकदम ठंडा करेंगे तो पानी। तो भाई एकदम ठंडा करने से पहले भी तो कुछ स्थिति होती है। अचानक ये थोड़ी हो जाएगा संतृप्त वायु। आगे क्या बन जाएगा? बादल। क्या बन जाएगा? बादल बन जाएगा। अचानक कोई चीज नहीं होती, धीरे धीरे होता है कोई भी चीज यहाँ पे। तो ये तो हम किए गर्म करके। कैसे करके? गर्म। अब अगर हम इसे ठंडा करना चाहेंगे तब ये कोहरा बनेगा, कुहासा बन सकता है। बादल से ये क्या हो सकता है? बरस सकता है। क्या कर सकता है? बरस सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक बार जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? वाष्प। क्या बनेगा? वाह। अब फिर जब ये ठंडा होने लगेगा तो या तो बादल बनेगा, कोहरा बनेगा, कुहासा बनेगा, अलग अलग ठीक। अब बहुत ज्यादा ठंडा कर दिए तो बर्फ बनने लगे। अचानक नहीं बनेगा, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा कर देंगे तो क्या बनने लगा? बर्फ। यहां तक समझ में आ गया? बताइए, हम पृथ्वी पे जल का सबसे बड़ा स्रोत समुद्र। समुद्र सबसे बड़ा स्रोत। और तापमान का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य। समुद्र के जल को कौन उड़ाता है? सूर्य। क्या बनेगा? भाप। भाप से वो क्या बन जाएगा? वाष्प। वाष्प क्या कर देता है? नमी। और ये नमी जब संतृप्त हो जाती है क्या बन जाता है? बादल। क्या हो जाएगा? बादल हाइट पे होते हैं कि नीचे? हाइट होता है,
मैक्सिमम बादल 14 किलोमीटर तक पाया जाता है, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर। आप बताइए, इससे पहले के क्लास में हम आपको समझा दिए कि जब हम पृथ्वी को छोड़कर ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है? बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ बाबू, किस दर से घटता है? क्या चीज 165? क्लास किए थे तुम? अच्छा, तो तब काहे जवाब दे रहे हो? सुन लिया, 165 बोल रहा है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। 1 डिग्री सेल्सियस की क्या आएगी? गिरावट। आप बताइए, जितना भाप बादल ऊपर गया है इसका टेम्परेचर घटेगा कि नहीं घटेगा? जितना ऊपर जाएगा उतना घटेगा। अगर नीचे रह गया तो ज्यादा घटेगा कि बहुत ऊपर गया तब घटेगा? यानी जितनी ऊंचाई पे जाएंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर घट सकता है। घट सकता है कि नहीं घट सकता? किसी को दिक्कत? बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर घट जाता है। कई विमान दुर्घटना हो गए हैं क्योंकि उनके डायना जो विंग्स होता है ना, उस पर बर्फ जम गया था। बर्फ जम गया था। जो विंग्स होते हैं सबने, इस पे क्या जम गया था? बर्फ। तो उसके अंदर एक हीटिंग सिस्टम होता है जो उसको बर्फ जमने नहीं देता है, वरना विंग्स के पास क्या बर्फ जम जाता है, आइस वगैरह। इसलिए जब भी कभी आप देखेंगे ये बादल वगैरह चीज तो नीचे से उतना समझ में नहीं आता है, ऊपर से ही आएगा। तो ये विंग्स पे क्या हो जाता है? बर्फ जम जाता है यहाँ पे। इसलिए जब जहाज हवा में रहता है, उड़ रहा होता है, जब वो लैंडिंग के लिए नीचे आता है ना, तो सबसे जरूरी होता है उसके विंग्स को चेक करना। अब उड़ता जहाज में विंग्स कौन चेक करेगा? बाहर निकलेगा कौन? उधिया जाएगा वहां से। तो अंदर की लाइट बंद कर दी जाती है। अब जहाज में बैठिएगा ना, जब जहाज उतरने वाला रहेगा या उड़ने वाला रहेगा तो अंदर की लाइट बंद कर देगा ताकि बाहर क्लियर दिखाई दे। और ये जो विंग्स होता है ना, ये इधर एक लाइट रहती है जो सीधा फोकस करती है किस पे? विंग्स पे। और एक इधर लाइट रहती है विंग्स पे। वो लाइट जला के एक बार चेक कर लिया था, कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं है। वरना कि डी आइसिंग की व्यवस्था होती है उसमें यहाँ पे, वरना आइस अगर बर्फ जम जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। और हवाई जहाज तो सोच रहा घूमते भी तो रहता है, दिल्ली से उड़ के कश्मीर चल जाएगा। बर्फ जमे ना जमे वहां तो ऐसे ही ठंडा पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जितना ज्यादा हम ऊंचाई पे जाएंगे उतना ज्यादा ठंड पड़ेगा और उतना ज्यादा इसमें चेंजिंग आएगा। और जितना नीचे रहेंगे ठंड कम पड़ेगा, और ऊपर जाएंगे तो ठंडा बढ़ते। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पे कितना गिरी? तो बताइए ध्यान से, नीचे की ओर बनते हैं आपके कोहरा और कुहासा। कोहरा और कुहासा, कोहरा और कुहासा। और हाइट पे क्या बन जाता है? बादल। हाइट पर बादल। और नीचे ऊपर में कोहरा क्यों नहीं बनता? देखिए, ऊपर में टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि कोहरा उसको बनने नहीं देगा। कोहरा बनने से पहले वायुमंडल में वाष्प का होना जरूरी है या नहीं? अच्छा, वाष्प नहीं रहेगा तो कोहरा बनेगा? कोहरा नहीं बन पाता, वाष्प का होना जरूरी है यहाँ पर। तो क्या बनता है बाबू? कोहरा और कुहासा। इन दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन होता है? कोहरा या कुहासा? ज्यादा खतरनाक कोहरा होता है। ज्यादा खतरनाक कोहरा होता है। समझ में आ गया कि नहीं? ज्यादा खतरनाक कौन होता है? कोहरा होता है। इसलिए अक्सर देखते होंगे कि ट्रेनें लेट हो जाती है, जहाज लेट हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है कोहरा कुहासा। कोहरा में बहुत खतरनाक होता है। और कई बार एक्सीडेंट होता है, घर में कोहरा मच जाता है। याद रखने का ट्रिक क्या हो गया? कोहरा से समझौता करेंगे, घर में क्या मच जाएगा? कोहरा मच जाएगा। कुहासा में तो आदमी दूर तक देख सकता है। ठंडी के दिन में जो सुबह 7 बजे आप देखते हैं ना, वो क्या है? कोहरा है। सुबह 6 से 7 के बीच में। और 10-11 बजे तक तो देखते हैं, वो क्या है? कुहासा है। तो कुहासा में आप दूर तक देख सकते हैं, लेकिन कोहरा में नहीं देख सकते। ट्रिक क्या हो जाएगा? कोहरा में गाड़ी चलाएंगे, कोहरा मच जाएगा। कोहरा मच जाएगा भयानक। पीछे इसी साल फरवरी में हम लोग गाड़ी से कहीं से आ रहे थे, तो रास्ता तो ठीक ठाक था। बक्सर के पास इतना भयानक कोहरा था, रात का लगभग 12 बज रहा था। इतना भयानक कोहरा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो हम इसे गाड़ी चला रहे हैं, एक स्टाफ इधर बैठा हुआ था, कह रहा सर 2 फीट जगह है इधर। आए वो इधर बैठा है कि 2 फीट इधर है। हम आगे देख रहे थे, चल भाई धीरे धीरे, कुछ नहीं दिख रहा था। बस 2 फीट का 3 फीट, 3 फीट, तू तो कह 1 फीट, तब कह रहे इधर चलते हैं, 2 फीट इधर चलते हैं।
परेशान हो गया था आदमी। तो एक तो कोई टेम्पू वाला था, तो वो टेम्पू अक्सर लोकल एरिया में ही चलती है। आपका पटना का टेम्पू कलकत्ता जाएगा और यहीं घूमते रहेगा, तो उसको आइडिया रहता है। तो हम टेम्पू के पीछे पीछे चल रहे थे, तुम भी चल पार करा दे हमको यहाँ पे। कोहरा इतना खतरनाक हो जाता है, कभी कभी कुछ भी नहीं दिखता है कोहरा में। तो सबसे खतरनाक क्या हो जाता है? कोहरा। तो कोहरा क्या चीज है? जो अधिक तापमान के कारण जल किसका रूप लिया था? वाष्प या वायु का आर्द्रता का रूप लिया था। ठंड पड़ने के कारण वापस वो किसका रूप ले रहा होता है? जल का रूप लेता है। किसका रूप ले रहा होता है? जल का रूप ले रहा होता है। तो कोहरा और कुहासा ज्यादा खतरनाक, कम खतरनाक? अच्छा, अगर ये ठंडा हो रहा है तभी ने ये रूप लिया। अगर बहुत भयानक ठंडा हो गया तो दो ही चीज हो सकता है। देखिए, या ये तो कोहरा कुहासा हो गया। अगर ये ठंडा हुआ तो पानी का रूप ले लेगा। ठंडा हुआ तो किसका रूप लेगा? तो पानी का रूप लेगा तो क्या बनेगा? ओस। पानी का रूप लेगा तो ओस। और ओस के बाद और भयानक ठंडा हो गया तो बर्फ, जिसको कहते हैं पाला। क्या कहेंगे? पाला। इसी को कहते हैं तुषार। पाला या तुषार कहते हैं। ओस खतरनाक होता है? नहीं। ओस गिरता है तो फसलों को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वही ओस जब गिरने के बाद जम जाता है तो नीचे जो ठंडी के दिन में सब्जी वगैरह बोए रहते हैं, पूरा का पूरा सब्जी सड़ जाएगा, खराब हो जाता है। बर्फ से कुछ ही नहीं हो पाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओस ज्यादा खतरनाक या कोहर पाला? कर पाला पड़ई छो। अभी कहां से पाला पड़ने लगा? अभी 1 महीना समय है पाला पड़ने में। दिसंबर लास्ट में, जनवरी दिसंबर लास्ट से पाला पड़ना चालू होता है। बताइए ध्यान से, जल का अधिक तापमान से भाप बनना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से क्या बनी रहती है? नमी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ह्यूमिडिटी। और ये ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बनने के बाद ऊपर क्या बना लेता है? बादल। क्या बनाएगा? बादल। और अगर नीचे ही वाष्प बन गया तो क्या बनेगा? कोहरा या कुहासा। ऊपर बना तो ऊपर वाष्प इकट्ठा हो गए सब तो बादल, और नीचे हो गए सब तो कोहरा या कुहासा। कोहरा या कुहासा अगर ठंडा हुआ तो ओस, अब बहुत ठंडा हो गया तो क्या पड़ जाएगा? पाला। पाला फसलों के लिए अच्छा होता है या खराब? पाला फसलों के लिए बहुत ही खराब होता है। तो पाला से बचने के लिए पानी भर दिया जाता है, क्योंकि छोटी छोटी जो ओस की बूंदें होती हैं फट से जम जाती हैं। छोटी बूंदें फट से जम जाएंगी, लेकिन अगर उसको पानी भर दीजिएगा खेत में, ज़्यादा मात्रा में पानी, तो पूरे पानी को बर्फ बनने में समय लगता है। जैसे आप फ्रिज में 1 चम्मच पानी फ्रीजर में रखिए, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर उसको क्या बना देगा? बर्फ। लेकिन वही अगर आप पतीली में पानी रखिए तो बर्फ बनाने में टाइम लगता है। तो जितना ज़्यादा पानी रहेगा वो बर्फ बनने में टाइम लगेगा। तो जब ठंड पड़ती है ना, तो 12 बजे से कुहासा पाला पड़ना चालू होता है। तो किसान रात 12 बजे उठ के खेत में पानी भरता है। पानी भरता है। आप लोग में भरते होंगे कि नहीं पता नहीं, आप में खेती किए हैं लोग, तो ठंड में पानी भरे हैं? हाँ, ये सब सोच रहा है ठंडियों में पानी क्या भरेंगे? भरना पड़ जाता है। किससे बचाने के लिए? पाल। जिस एरिया में ज्यादा पाला पड़ता है उस एरिया में ये नॉर्मल है। अब बिहार यूपी में कम पाला पड़ता है, उतना ज्यादा नहीं पड़ता। पाला से पहले बर्फ जम जाता है कि नहीं? उससे फसल खराब हो सकती है। बताइए ध्यान से, कोहरा या कुहासा इसमें ज्यादा खतरनाक? इस सब की हाइट ज्यादा रहती है या कम? और ज्यादा हाइट पे क्या बनेगा? बादल। ज्यादा हाइट पे, कम हाइट पे कोहरा या फिर कुहासा। कोहरा कुहासा में बस एक ही चीज का अंतर है, कौन ज्यादा घना है। ज्यादा घना कौन होता है? कोहरा और कुहासा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? वाष्पीकरण समझ में आ गया कि नहीं आ गया? संघनन समझिए, संघनन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? वाष्पन समझ में आ गया ना? इवापोरेशन। किसी चीज को गर्म करने के कारण जो भाप बनता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। क्या कहेंगे? वाष्प। अब इसे ठंडा करने से जो नमी बनती है उसे क्या कहते हैं? संघनन। क्या कहेंगे? संघनन। संघनन ठंडापन को दर्शाता है कि गर्मी को? जब किसी चीज को ठंडा करेंगे तो क्या होगा? संघनन। और गर्म करेंगे तो
अब जरा बताइए, भाप का बनना संघनन है या वाष्पीकरण? हाँ, बादल का बनना वाष्पीकरण। अब बादल का बरस जाना संघनन, बादल का बरस जाना संघनन, ओस संघनन, पाला संघनन, वर्षा के साथ बर्फ का गिरना वर्षा के साथ बर्फ गिरना संघनन। तो बताइए, किसी जल का गर्म करके उड़ा देना क्या कहलाता है? वाष्पन। भाप बना के उड़ा देना वाष्पीकरण, और ठंडा कर देना संघनन। दोनों क्रिया होती रहती है। इसी वजह से पृथ्वी पर आप सुने होंगे कितना परसेंट पानी है? जितना हम लोग के पास पृथ्वी 78% का जो 70% लगभग 71%, तो ये 71% पानी कभी खत्म नहीं होता। इसका 98% जो पानी है, 71% का अधिकांश पानी समुद्र में, ये वापस कभी खत्म नहीं होता। रीजन क्या है? भाप बना बादल, असंघनन हुआ पानी, फिर वाष्पन संघनन, वाष्पन संघनन, वाष्पन और बादल किसके कारण बनते हैं? वाष्पीकरण के कारण। अब बरसते हैं संघनन के कारण, बनते हैं अब बरसते हैं संघनन के कारण। बादल बनने के लिए जरूरी है ना जी वाष्पीकरण। जैसे ये कोई तालाब है, ध्यान से देखिए, समुद्र है, समुद्र का पानी क्या होगा? वाष्प बनेगा। तो ये क्या हो रहा है बाबू? वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या बना लेगा? बादल। यहां बन गया बादल। कौन सी क्रिया हो रही है ये? वाष्पन या वाष्पीकरण, एवापोरेशन। एवापोरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जितने बादल बनेंगे वो समुद्र के ऊपर बनेंगे। और कहां से बनेगा बादल? ज्यादा बादल कहां बनेंगे? समुद्र के ऊपर। लेकिन पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, पूर्वा पवन, इन बादलों को पूरे पृथ्वी पे क्या कर देंगे? फैला के रख दे। क्या करेंगे? फैला के रख देंगे। तो बताइए, पछुआ, व्यापारिक, पूर्वा, ये सब का मानसून को लाने में महत्वपूर्ण योगदान है कि नहीं? पृथ्वी पर क्या जहां पे भूमि है वहां पर बादल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ज्यादा बादल कहां बनेंगे और कम बादल पृथ्वी वगैरह। यहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी बादल बनाने में योगदान करते हैं। पेड़ पौधे भी क्या बना देते हैं? बादल। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, जड़ पानी को सोखता है और पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं इस पानी को वापस हवा में उड़ा देती हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा अगर जंगल है तो एक बड़े मात्रा में क्या बन जाता है? बादल बन जाता है। बड़े मात्रा में बादल बनता है। ये दोनों क्रिया में बादल का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ बादल बनने को कहते हैं वाष्पीकरण, और इसे कहेंगे वाष्प उत्सर्जन। क्या कहेंगे? वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन। ज्यादा बादल का निर्माण वाष्पन से बनता है कि वाष्प उत्सर्जन से? हाँ, वाष्पन से ज्यादा बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां मरुस्थल का जमीन है वहां बारिश नहीं होगा। एक ही शर्त है, या तो समुद्र के किनारे रहे तो बारिश तो हो जाएगा, और नहीं तो फिर उसके पास जंगल हो। तो बताइए, बारिश कराने में जंगल का योगदान है कि जंगल के निर्माण में बारिश का योगदान है? दोनों। क्या हो जाएगा? दोनों। वाष्पीकरण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत? वायु में नमी सोखने की क्षमता को क्या कहते हैं? आर्द्रता। आर्द्रता सामर्थ्य। क्या कहेंगे? आर्द्रता सामर्थ्य। अधिकतम नमी सोख गई तो संतृप्त वायु। क्या कहेंगे? वायु में कम से कम कितनी नमी होती? 5%। अधिकतम तो आप उसको संतृप्त कर दीजिए। अधिकतम क्या कर दीजिए? संतृप्त कर दीजिए। 60 तो हमारे लिए अच्छा होता है, हम लोग को बड़ा अच्छा फील होता है 60 वाले में। नमी लगता है, जैसे कोई दिक्कत नहीं है। एसी वगैरह, ऑफिसेज वगैरह में एसी मजबूरी भी बन जाती है। जहाँ बहुत बड़ा ऑफिस रहेगा ना, जैसे सचिवालय वगैरह, तो वहाँ एसी देना मजबूरी भी हो जाती है। नहीं तो पंखा चलाएंगे ना तो 20 गो फाइल में से 4 गो फाइल उधिया जाएगा,
पकड़ते रह जाएगा, ये है दूसरे जिला का कागजवा इनने चल गया, पता चला कि ये जिला का चीज वो जिला में कर देगा सब। तो वहाँ एसी में तो ऐसा ना, वो हवा को भी क्या करते रहता है, कंट्रोल करते रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए, ये जा रहा है इसे क्या कहेंगे, बाष्पीकरण। और ठंडा हो रहा है उसे संघनन। यहाँ ठंडा होगा तो संघनन। संघनन को अंग्रेजी में कंडेंसन, संघनन क्या हो जाएगा, संघनन। और यहां जो बरसेगा इसे प्रिसिपिटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रिसिपिटेशन। ये हो गया प्रिसिपिटेशन। चार क्रिया हो गई, गर्म भाप बनकर ऊपर उठना वाष्प, ठंडा होना और बरस जाना प्रिसिपिटेशन। बरस जाना, संघनन से कभी चीजें बरसती नहीं है। आप देखते होंगे कभी कभी भयानक बादल घेर के आता होगा, अंधेरा कर देता होगा एकदम भयानक, लेकिन बरसता नहीं है, चल जाता है। कभी देखें ऐसा? तो जो बादल घेर के आया वही है संघनन। पूरा संघनन होके आया है, लेकिन आपका शहर छोड़ दिया, कहीं दूसरी जगह बरसा दिया। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, एक शहर में एक टोला में बारिश हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है। तो जहां पे संघनन है, और संघनन तो होगा तो हर जगह बरसाएगा। जहां का प्रिसिपिटेशन पहले होगा वहां पे क्या करेगा, बरसा देगा, और जहां नहीं होगा वहां पे नहीं बरसाएगा। कभी कभी एक साथ बहुत सारे बादल एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं, एक ही जगह इकट्ठा होते हैं, तो कई परतों से बारिश होती है। जैसे 10 परत का बादल अगर एक ही पास इकट्ठा हो जाए तो 10 परतों से बारिश एक साथ हो जाएगी। तो ये बारिश मूसलाधार होगी कि नहीं होगी, बहुत भयानक मूसलाधार होगी। तो जब कई बादल आपस में मिलकर उलझ जाते हैं तो उनसे जो प्रिसिपिटेशन होता है, यानी जो वर्षण होता है, बहुत ही ज्यादा मूसलाधार होता है, जिसे हम लोग कहते हैं बादल का फट जाना। बादल फटने से कभी आज तक बादल फटा है? एक साथ बरस जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बादल का फट जाना। पेड़ पौधे वर्षा में योगदान देते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत है किसी को? बताइए ध्यान से। पानी का भाप बनकर ऊपर उठना वाष्पीकरण, ठंडा होना बरस जाना प्रिसिपिटेशन। याद रहेगा ना? कोहरा ज्यादा खतरनाक की कुहासा। अगर बहुत ही बादल ऊंचाई पे बनते हैं कि नीचे, और नीचे क्या बनेगा, कोहरा या कुहासा, कोहरा या कुहासा। किसी को दिक्कत? बादल में वाष्पीकरण के फलस्वरूप बादल का निर्माण होता है, और संघनन के कारण वो बरसने के लिए तैयार होते हैं। अब बरस जाते हैं जब तो प्रिसिपिटेशन। बरस गया तो प्रिसिपिटेशन। और अगर बादल बहुत हाइट पे है तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो उसमें क्या जम जाएगा? बर्फ। क्या जम जाएगा? आगे बढ़े। पाला, पाला कहाँ बनता है? जमीन पे। टेम्परेचर जब कोहरा या कुहासा का टेम्परेचर बहुत घट जाता है तो उसे क्या बनता है? पाला बनता है। बादल के निर्माण में संघनन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या फिर वाष्पीकरण? वाष्पीकरण। पृथ्वी पर एनी टाइम 50% एरिया, जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर बादल होगा कि नहीं होगा? तो पूरी पृथ्वी पर हर जगह समुद्र नहीं है, और ना ही हर जगह आपका भूमि है। और भूमि रहे या समुद्र रहे, पृथ्वी पर हमेशा हवाएं चल रही हैं, पछुआ, पूर्वा, व्यापार, सबको क्या कर देती है? मिक्सअप कर देती है। इसलिए पृथ्वी पर एनी टाइम 50% बादल छाए रहते हैं। कितने परसेंट? 50% बादल छाए रहते हैं। हम आपको सूर्य तप चैप्टर में पढ़ा दिए हैं कि यह 50% बादल मिलकर सूर्य से आने वाली कुल ऊर्जा का 49% पृथ्वी पर तो आने ही नहीं देते हैं। इस 49% में से ये 14% सोख जाते हैं और 35% को भगा देते हैं। यानी बादल हमारी रक्षा सूर्य से कितने % से कर देता है? मतलब लगभग आधा % तो हम लोग को बचा देता है। वाष्पीकरण इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की भी दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और टेम्परेचर घटने से वाष्पीकरण की दर घट जाती है। ठंडी के दिन में वाष्पीकरण तेज होगा कि गर्मी के दिन में? गर्मी के दिन में। गर्मी के दिन में कोई भी कपड़ा 2 घंटा में सूख जाता है। 2 घंटा में क्या हो जाता है? सूख जाता है। और ठंडी के दिन में 2 दिन पे नहीं सूखता है, जिसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? आर्द्रता। देखिए, गर्मी के दिन में वायु की आर्द्रता कितनी रहती है? 5 से 10%। खुद हवा भुखाइल है पानी के लिए, आपका कपड़ा में से पानी सोख लेता है। ठंडी के दिन में सोच रहा आर्द्रता हो जाती है 80%। 80% हो जाती है। इसको पानी चाहिए ही नहीं।
पानी लेगा ही नहीं आपको। हवा टकराएगा, कपड़ा फैला देंगे ना, हवा टकराएगा, लेकिन उसमें से वाष्प या पानी लेके नहीं जाएगा, क्योंकि हवा के पास आर्द्रता की मात्रा ज्यादा है। अब भाई गर्मी के दिन में टकराएगा, हवा के पास क्या है, आर्द्रता कम है, लेके चला जाएगा। आर्द्रता मेंटेन करने के लिए, नमी बढ़ाने के लिए हम एसी लगाएंगे कि पंखा? एसी लगाएंगे ना तो बाहर की आर्द्रता नमी को अंदर फेंक देगा, हम लोग को ठंडा लगने लगेगा। अब पंखा कुछ नहीं करेगा, पंखा बिना आर्द्रता की वायु देता है और एसी आर्द्रता के साथ वायु देता है। आपको कपड़े सुखाने हैं तो पंखा में जल्दी सूखेगा कि एसी में? हाँ, पंखा में। एसी में गलती से मत सुखाइएगा, मेंटेन करके रख देगा उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वाष्पीकरण समझ में आ गया? वायु मास। चक्रवात का सूचक कौन होता है? वाताग्रह फ्रंट, वाताग्रह फ्रंट, वाताग्रह फ्रंट। बोलिए भाऊ। पसीना, आर्द्रता कम रहता है, पसीना। देखिए भाऊ, एसी में ऐसा नहीं है कि आपका ह्यूमिडिटी 100% कर देता है। पसीना तब नहीं सूखेगा, ध्यान समझिए, पसीना तब नहीं सूखेगा जब आपकी अगल बगल की वायु संतृप्त हो जाए। क्या हो जाए? तब पसीना सूखेगा। अगर अगल बगल की वायु में थोड़ी भी नमी सोखने की क्षमता है तब आपका पसीना सूख जाएगा, लेकिन अगल बगल की वायु में अगर सोखने की क्षमता ही खत्म हो गई तो पसीना सूखेगा? नहीं सूखेगा। जैसे इस क्लासरूम में आप सब लोग जब सांस छोड़ रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में क्या है? नमी है। यह नमी कौन सोख ले जा रहा है? वायु। कौन सोख रहा है? वायु। और जगह जगह एग्जॉस्ट फैन लगा है, उस हवा को बाहर फेंक रहा है ताकि यहां नया हवा आ सके और फिर हमारी नमी को हम जो वाष्प छोड़ रहे हैं CO2 उसे क्या कर सके? सूख सके। अगर ये एग्जॉस्ट फैन बंद करके पैक कर दिया जाए तो 1 घंटा के अंदर अंदर हमने जो भी अपने सांस के माध्यम से नमी दी है वो सारा नमी कौन सोख लेगा? हवा। और 1-2 घंटा के अंदर यह हवा, उसकी आर्द्रता 10% से बढ़ के 20, 30, 40 ऐसे 100% हो जाएगा। उसके बाद अब इस क्लासरूम में जो हवा बची है वह अपनी आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर नमी सोख ली है, अतः अब वह वायु न होकर संतृप्त वायु हो गई है। अब उसके बाद किसी का पसीना होगा तो सूखेगा? तो कभी कभी सोचा खाली पसीना गिरते रहता है, सूखबे नहीं करता है। और वही सबसे खतरनाक हो जाता है उमस। क्या हो जाता है? उमस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उमस कहते हैं, ह्यूमिडिटी। तो उसमें पसीना नहीं सूखेगा। लेकिन अगर वायु संतृप्त नहीं है तो पसीना सूख जाएगा कि नहीं? सूख जाएगा। कहां चला गया पसीना? हवा में चला गया। लेकिन हवा लेने के लिए तैयार नहीं रहेगी तब। तो बताइए, क्या एसी में 100% आर्द्रता होती है? कितना होती है? 60। बचा कितना है? तो पसीना सूख जाएगा कि नहीं सूख जाएगा? 100% हो गया तो फिर एसी में से भाग जाइएगा, आपका सर दर्द करने लगेगा। उमस वाली गर्मी जो होती है उसमें बहुत ज्यादा क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट कल समझा देंगे, कल इसका PDF दे देंगे आपको आर्द्रता वगैरह का। आज के लिए